देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीने सैलाबों के हवाले से खतरनाक हैं, मगर याद रखिए कि बड़े सैलाब हमेशा अगस्त के आखिर या सितंबर के पहले 2 हफ्तों तक आए। इस साल ये सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में शुरू हुआ। बादल फटे, सैलाब ने लम्हों में दुनिया बदल कर रख दी। कई बस्तियां उजड़ गई, इंसान, जानवर, गाड़ियां, न जाने क्या कुछ बह गया। इन इलाकों में पानी अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, लकड़ियां पहाड़ों तक ले उतरा। इन्हीं दिनों में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल में मुश्किल तरीन सूरत हाल पेश आई, जब कोरंग, लई और दरियाए बिफर गए। यकीनन उन्होंने भी बड़ी तबाही की। नाला लई का पानी पिंडी शहर में फैल गया, जबकि इस्लामाबाद के सैयदपुर विलेज में बारिशों ने तबाही मचाई। इस तरह दरियाए सवा ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी की नई आबादियों को निशाना बनाया। चकवाल में क्लाउड बस्ट हुआ और धराबी डैम टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा में सवात, बुनेर, सवाबी में, आजाद कश्मीर में बाग, रावलाकोट, कोटली और खोई रट्टा में तबाही होती नजर आई, जबकि बाबूसर, टॉप, हुंजा और शिगर में तबाही के अलग मनाजिर थे। पहाड़ी इलाकों में ये सूरत हाल 3-4 वजूहात की बिना पर पैदा हुई। सबसे बड़ी वजह दुनिया में माहौलियाती तब्दीली है। दूसरी जब वजह दरख्तों की कटाई के बाद जंगलात में कमी हुई। हादसा यूं ही रुनुमा नहीं होता, वो बरसों तक पनप रहा होता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट देख लेते हैं, जिसके मुताबिक 2000 से 2021 तक तकरीबन 20% जंगलात खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 27,000 एकड़ जंगलात की कटाई हो रही है। बहुत ही होशरुबा इंकशाफात हैं ये, और बहुत ही होशरुबा ये नंबर्स और फैक्ट्स हैं। 1992 में जंगलात का रकबा 3.8 मिलियन एकड़ था। 2025 तक कम होकर 3.9 मिलियन एकड़ रह गया है। पिछले 35 सालों में पाकिस्तान में तकरीबन 18% कमी हुई है। पंजाब में जो हुआ वो आपके सामने है। सिंध इस आवत से निपटने का इंतजार कर रहा है। हुकूमत में शामिल लोग कभी इस मसले पर बात करेंगे? सवाल। या फिर बात करते हुए दिखाई देते हैं क्या? सवाल। सैलाब की तबाही के बाद दोबारा डैम्स की बात चल पड़ी है। केपी के वजीर आला अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम बनाने के लिए हामी भर दी है। क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। जब पाकिस्तान का फायदा है तो पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता किसी की अपनी जाती या सूबाइयत या छोटे लेवल की किसी तरह की कंसर्न की वजह से। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आप। पंजाब की वजीर इत्तलात उस्मान बुखारी ने भी इस बात की हिमायत की है। अब सवाल यह है, डैम्स के अलावा कोई हल नहीं है सैलाब से बचने का। सवाल यह भी है कि क्या डैम्स हल भी नहीं, डैम्स के नुकसान क्या होते हैं वो भी सवालात हैं। डैम्स के फ़ायदे क्या हैं वो भी बातें हैं। दूसरा ये कि जहाँ तक डैम्स की बात हो रही है वहीं पर डैम्स के हवाले से तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही ये भी एक बहुत बात है कि माहौलियाती तबाही, समाजी बेदखली और तामीराती तरक्की ये कितनी ज़रूरी है। सेहत ख़तरात और शदीद हादसात का इम्कान भी जुड़ा है सब में। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर डैमों की अगर बात करें तो ये डैम्स पहले भी बने हैं, इससे कितना फ़ायदा हुआ है और कितना नुकसान, इस पर भी बात करेंगे। आलमी सतह पर भी जो है वो डिज़ास्टर्स की बात हो रही है और डैमों के हवाले से बात हो रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस आफत से बचने के लिए सियासतदानों के पास इन मसाइल का हल है भी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर बात करेंगे। इसी सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सबसे पहले आज मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हैं, MNA पीपल्स पार्टी से, मेबा शफकत ऐवान है MNA PTI से, रमेश सिंह हैं वजीर बराए अक़लियती उमूर पंजाब से नून लीग। साहब तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब की तरफ जाऊँगी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आप चूँकि आप प्रोग्राम में आज हमारे मौजूद हैं, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल आपसे, तो इस पर तो आप जवाब दी गए कि जो हो रहा है, ये भी जानना चाहती हूँ कि ये जो तबाहियाँ आ रही है इससे माशी हालात कितने मुतासिर हो रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसके बाद जो चीज जुड़ी हुई है जी,
वो महंगाई है, उसके बाद हमारी क्रॉप जो है वो 28% तबाह हो चुकी है पंजाब में। और सिंध में अभी ये जब पानी आएगा 5 या 6 तारीख के बाद, तो अल्लाह खैर करे, कुछ पता नहीं है। इनमें राइस की, व्हीट की, गेहूं की, शुगर कैन, गन्ने की, ये क्रॉप जो 28% यानी 1/4 से ज्यादा जो है वो जाया हो चुकी हैं। लिहाजा ये शॉर्टफॉल होगा, इसकी कीमतें बढ़ेंगी, अफरात दर बढ़ेगा, फिर स्टेट बैंक दोबारा मार्कअप बढ़ाएगा, डिस्काउंट रेट जैसे पहले 22% तक ले गए थे उसको कंट्रोल करने के लिए। और महंगाई का तूफान उन लोगों के जो पहले ही दबे हुए, बेआसरा, बेमकान, वो महंगाई को भी उन्हें फेस करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। कल हमारी एक प्रेजेंटेशन हुई थी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीए कहलाता है, जो पूरे पाकिस्तान की इस तरह के सैलाब, अर्थक्वेक के जो आफतें हैं उनको देखता है। और वहां में उन्होंने एमएनएस को 30-40 एमएनएस थे मुख्तलिफ सियासी जमातों से, पीटीआई नहीं थी, बाकी तमाम सियासी जमातें थी, मैं था, स्पीकर साहब थे। वहां पे उन्होंने जो हमें दिखाया है सैटेलाइट से, वो रूंटे खड़े हो गए हमारे। जो इंडिया जितना पानी मजीद छोड़ना चाह रहा है, जो रास्ते से जो जो जगहों से वो आएगा, और फिर मुल्क में हमारा सेकंड और थर्ड जो स्पेल का फोरकास्ट है वो भी आपके सामने है। तो ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में बिल्कुल ये बतला रही हैं कि आने वाला वक्त एक बहुत बड़े चैलेंजेस लेके आपके पास आ रहा है। ये 2-3 फिगरें मैं डिस्कस कर लूं जिससे आपको रिदा अंदाजा हो जाएगा। जी। हमारे पास उन्होंने बताया कि 7,531 ग्लेशियर्स हैं जो बर्फ के जमे हुए होते हैं, लेकिन इसमें 50% जो है आइंदा चंद सालों में मेल्ट हो जाएंगे, ओ माय पिघल गॉड। जाएंगे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से। अब वो पानी कहाँ जाएगा? लिहाजा इसके लिए रिजर्वायर बनाने होंगे, एक एक मिनट बचा के आपको। फिर उन्होंने जो चीज हमें दी है कि आपकी क्लाउड बस्ट का, जो आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, हमने जी। भी देखा है, वो क्लाउड बस्ट का वो ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अब पैटर्न बदल गया है। अब एक अगर स्क्वायर मीटर या 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितनी पानी बारिश होनी चाहिए, उसमें दोगुनी हो रही है। यानी अगर 200 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए तो हो रही है 400। और ये क्लाउड बर्स्ट का सबब बनता है। ये वहाँ जनरल साहब थे, उन्होंने हमें इसमें दी। अब 900 के करीब डेथ हो चुकी हैं, 1000 से 2000 जख्मी हैं लोग। और साथ साथ खाने की, पीने की अशिया को पहुंचाने का जो फौज कर रही है काम, उसका इनक्रेडिबल है। उसमें तमाम अफवाज पाकिस्तान शामिल है, नेवी को भी लिया है, रेंजर्स को भी लिया है। लेकिन हमने, अरे जो उन्होंने बताया कि सर ये आफत इतनी हौलनाक कैसे हो गई, तो उन्होंने 2-3 चीजें बतलाई हैं। पहला तो उन्होंने ये कहा कि हमने 1 महीने पहले इलाके के लोगों को कह दिया था कि नशेबी इलाकों से आप निकल जाएं, नकल मकानी कर लें, क्योंकि ये बारिशें और ये सैलाब आने वाले हैं। लेकिन लोग नहीं गए। लोग अपने घर से, घर की चीजों से, अपने मवेशियों से इतना अटैचमेंट रखते हैं कि उन्होंने अपनी जान की खतरा बोल लिया और वो वहीं रहे। लेकिन जब अब उन्होंने देखा कि जब रेला पानी का आया तो मिनटों में वो सब कुछ बहा के ले गया, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं। अब सिंध में कम से कम वजीर आला साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने 12,50,000 क्यूसेक मीटर पानी गुजरने का यकीन दहानी दिलाई है। यकीन तो खैर कोई नहीं दिला सकता, ये अल्लाह का और मौला का हाथ में है। लेकिन उन्होंने जो बतलाया कि हमारे जो बंद हैं, जो हमारे पुश्ते हैं, वो 12.5 लाख क्यूसेक पानी को ले जा सकेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी फिगर है, क्योंकि कल जो एनडीए ने हमें फिगरें दी उसके अंदर ही अंदर थी कि ये पानी सिंध से गुजरेगा। अब एनडीए ये कर रहा है कि लॉसेस जमा करना शुरू कर रहा है सिंध के पानी गुजर जाने के बाद, जब वो समंदर में गिर जाएगा, और वो लॉसेस बना के
फिर हम इंटरनेशनली जाने का इरादा रखते हैं, डोनर्स एजेंसी से हेल्प के लिए, माली इमदाद के लिए। लेकिन इस बार हुकूमत ने हमें ये बतलाया है कि हम अपना हिस्सा कंट्रीब्यूशन भी बताएंगे कि इतना हम इसमें डाल रहे हैं और इतना जो है वो डोनर्स एजेंसी से हम मांग रहे हैं। अब आखिरी चीज जो बहुत जरूरी है, जो इन तमाम बातों की पंच लाइन है, वो ये है कि ये जो दरिया के किनारे स्कीमें कायम हो जाती हैं, मकान बन जाते हैं, सड़कें बन जाती हैं, लेकिन वो निशेबी इलाके हैं। और दरिया रावी के किनारों पे जो ये बना है, ये पहले दिन से ये गलत स्कीम पीटीआई के दौर में कंसीव की गई थी, सोची गई थी, प्लान की गई थी। उसमें अब कौन सी जो स्कीम? कानून कौन कहता सी है, स्कीम? कौन सी स्कीम? वो उन्होंने लूडा एक 2000 अथॉरिटी बनाई थी 2014 और में बनी है, 2014 में, और उसका इनिशिएटिव हाँ 2010 में रखा गया। उस वक्त पीटीआई की हुकूमत नहीं थी। फैक्ट्स हाँ फैक्ट्स करेक्ट कर लें। अब क्या हाँ हुआ, जरा सी बात सुन ले। हाँ उसमें कोई बायलाज नहीं बनाए। इसमें दुनिया के कानून ये कहता है कि दरिया के साथ जो स्कीमें कायम होती हैं, जो तामीरात की जाती है, वो 200 मीटर सीधे हाथ से और 200 मीटर उल्टे हाथ से छोड़ा जाता है। उसमें तामीर नहीं हो सकती। इन्होंने बिल्कुल मिला के तो ये दरिया के किनारों 2014 के में हुआ साथ। है। उस वक्त वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इख्तियार बेग साहब। सर मैं सन की बात नहीं कर जी रहा, जिसने भी किया गलत किया। जी। आप तो पकड़ लेती हैं, मैं किसी पार्टी मैं का तो नाम नहीं ले सहाफी हूँ, रहा। मेरा तो काम है ना फैक्चुअली नहीं, आप चलना करें प्रोग्राम अपना में। काम, लेकिन जो चीज मैं समझाना हाँ चाह रहा हूँ वो भी समझ लें। जी आइंदा के लिए तमाम वो स्कीमें जो दरियाओं के किनारों पे बैंक्स के ऊपर बनाई जाती हैं, वहां पे एक रूल के तहत जगह छोड़ी जाती है। जैसे ये बिल्कुल ठीक है आपकी रेलवे बात। लाइन में, रेलवे बिल्कुल में लेफ्ट और राइट पे छोड़ते हैं बिल्कुल और ऐसा ही। उस पे कंप्रोमाइज किया गया। आखिरी चीज, 150 केपी की हुकूमत ने स्टोन क्रैशिंग लाइसेंस दिए, जो स्टोन को काटने जी और तोड़ने के लिए जी वो लाइसेंस है। बिल्कुल। अब वो जो स्टोन कटे हैं, उन्होंने अपनी गिरफ्त को छोड़ दिया है और ये इतने बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए, सड़कों को तबाह करते हुए, आदमियों को मारते हुए, मकानों को मिसमार करते हुए नीचे वादी में गिर रहे हैं। ये आपने देखा होगा, ये भी अनयूजुअल है। 150 क्रश स्टोन क्रशिंग लाइसेंस को आज मैंने कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में कहा है, इनको रोका जाए, इसको रिव्यू किया जाए, क्योंकि ये जो क्रश करेंगे, काटेंगे पत्थर, तो वहां की वो पहाड़ियों को आप कमजोर कर रहे हैं और वो पहाड़ियां मजीद फिर तोड़ फोड़ का शिकार होके तबाही बर्बादी फैलाएंगी। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो मैं समझता हूँ हमें बहुत आसान था, इस पे हम कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन ये नहीं की गई। और खास तौर से दरिया के किनारों पे जो आबादियां बनाई गई हैं, जो जमीनें बेची गई हैं, जो मकानात के ख्वाब दिखाए गए हैं, वो कब्रें बनी हैं लोगों की, क्योंकि उसका पानी की निक्षेप में हर हालत में पानी ने उसको तबाह बर्बाद करना था। वो निक्षेप बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि पानी को गुजार दे। तो हमारा पाकिस्तान चौथा दुनिया का सबसे बड़ा पानी की कमी वाला मुल्क है, और अभी इंडिया जो पानी छोड़ रहा है और छोड़ने वाला, जो हमें सैटेलाइट से दिखाया है कल एनडीए में, पूरे चारों तरफ सैटेलाइट लगे थे, उन्होंने बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन पेश की है। और हालांकि हम उसके इकदाम करेंगे बिल्कुल, लेकिन इंडिया में भी बारिशें पाकिस्तान की तरह नॉर्मल से ज्यादा हुई हैं। पाकिस्तान में तो हुई हैं, लेकिन इंडिया में भी। और उन्होंने ये स्पिल खोलने थे, ये डैम्स के स्पिल खुलने थे, डैम्स के स्पिल तो और डैम उन्होंने मैनुअल के पानी को थ्रू होता भेजना है। था। जी ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई बेग साहब। सवाल अब यही है जी, डैम्स मैनुअल के तहत चाहे इंडिया हो या कोई भी मुल्क हो, चाहे पाकिस्तान हो, जब एक सतह पर जाके पानी डैम्स में भर जाता है, तो ये भी टेक्निकल बात है कि डैम्स मैनुअल के तहत पानी को वो डैम्स व्हील खोलने पड़ते हैं, आपको गेट खोलने पड़ते हैं। इसमें पानी छोड़ना नहीं छोड़ना ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका भी मजाक बन गया अब तो। और आज मैं पूरे सोशल मीडिया पे देख रही थी कि लोग कह रहे थे कि जी इंडिया
पानी मत छोड़ना वरना हम तुम्हें देख लेंगे, इंडिया ने पानी छोड़ दिया अब हम तुम्हें देख लेंगे। तो पहले ये था कि जी इंडिया पानी नहीं दे रहा है, अब कह रहे हैं कि जी पानी आ रहा है तो बहुत आ रहा है। तो ये भी एक मसला है पाकिस्तान का, हर अपने यहाँ के सियासतदान नालायकियाँ नाअहलियाँ दूसरों पर डालते हैं। मैं अपोजिशन की तरफ भी जाती हूँ। शफकत अमान साहब, आप लोगों की बड़ी शिकायतें भाई कि आप लोग जो है वो आपकी हुकूमत उधर केपी में स्टोन क्रशिंग के 150 लाइसेंस दे चुकी है, जिसकी वजह से सारा सिलसिला कमजोर हुआ है, बड़े बड़े पहाड़ नीचे आ रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है ये इख्तियार बेग साहब ने उठाया है जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। दूसरा ये कि डैम बनाने की बात आज की है, कालाबाग डैम की बात कर रहे हैं एक मरतबा फिर वजीर आला केपी के, और अली अमीन गंडापुर ने जो बात की है उसकी हिमायत की है उज़्मा बुखारी साहिबा ने। और पहली दफा मुझे पीटीआर पीएमएलएन एक पेज पे नजर आ रही है किसी बात के, और इसकी मुखालिफत कर रही है पीपल्स पार्टी। वो कहती है कि जी हमारी लाश से गुजर के जो है वो डैम बनाना होगा, जिसके ऊपर अजीत दादा साहब ने भी एक प्रोग्राम कर दिया और उनको निकाल दिया गया पीटीवी से, तो वो आपने देखा है। तो अब ये है कि सवाल ये है कि शफकत अमान साहब आखिरकार ऑपोजिशन कैसे देखती है इस सारे मामले को? जी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया। दो बातें हैं, एक तो दुनिया की सारी बुराइयां जो हो रही हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से है, यही इनको नजर आता है। पंजाब में क्लाउड बर्स्ट हो जाए तो ये आफत है, और केपी में अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो वहाँ केपी जो गवर्नमेंट है उसकी नाअहली है। लेकिन कुदरती जो आफात हैं उनको फिर सबके लिए बराबर ही रूल रखें कि ये कुदरत की तरफ से आफत आई है तो वो जिस पे भी आई है वो अल्लाह की तरफ से है। जहां तक मामला है कालाबाग डैम का, मैं ये समझता हूँ कि कालाबाग डैम बन जाना चाहिए था। खाम खा की इस पे जिद बनाई गई, अना बनाई गई, और पूरी 2 नस्लें जो हैं वो तैयार की गई इसकी मुखालफत में और इसको रोकने के लिए। खुदा ना खास्ता बन जाता तो एक छोटा सा पोर्शन आबादी का है वो हम डिस्प्लेस कर देते कहीं के पी से किसी और जगह पर, और आज पाकिस्तान ना डूब रहा होता। लेकिन किसी ने नहीं सोचा पाकिस्तान का, हर बंदे ने अपनी जात का सोचा है और हर बंदा अपनी जिद और अना पे अड़ा रहा है। लेकिन अब जो वक्त है, मैं तो नहीं समझता कि इस वक्त ये कंट्रोवर्सी दोबारा छेड़ने की जरूरत है। हमें डैम बनाना होंगे और हमें बहुत ज्यादा और छोटे डैम बनाना होंगे, ये वक्त की जरूरत है। इसके अलावा अब कोई चारा नहीं रह गया, वो कोई पार्टी हो, वो कोई हुकूमत हो, वो कोई भी हो। अगर हम डैम नहीं बनाएंगे, हम रिजर्वायर नहीं बनाएंगे, पानी स्टोर नहीं करेंगे तो ग्लेशियर पिघलेगा तो भी सैलाब आएगा, और क्लाउड बर्स्ट होगा तो भी तबाही आएगी, और फिर उस तबाही से हम एक दफा निपटेंगे और फिर खुशहाली से निपटेंगे। इसलिए खुदारा इन पार्टी से हटके, अपनी जात से हटके पाकिस्तान के लिए सोचें और उन लोगों के लिए सोचें जो इस वक्त तबाह व बर्बाद हो गए हैं, और वो ना तो उनके घर रहे हैं, ना उनकी मवेशी रहे हैं, ना उनके मकान रहे हैं, और वो बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि आने वाला पाकिस्तान भी ऐसा ही हो, हम चाहते हैं कि आने वाले जो हमारे भाई इस मुल्क में रह रहे हैं वो ऐसे ही सफर करें, तो फिर अपनी जिद पे अड़े रहें, अपनी अना पे अड़े रहें, और अपनी छोटी तकलीफ को ना बर्दाश्त करें और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही के आगे अकेला छोड़ दें, फिर ऐसा ही है। ठीक हो गया है। सरदार रमेश सिंह साहब की तरफ जाऊंगी। सरदार साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। रमेश सिंह और साहब, आप हमने देखा पिछले दिनों जो सैलाब की तबाहियां आई, अनफॉर्चुनेटली उसमें करतारपुर का इलाका और वो सारा भी डूबा उसके अंदर। हमने देखा, आप खुद भी वहाँ पे गए, मौजूद थे और देख रहे थे चीज़ें। कीपिंग दैट इन अ व्यू, आज हम देख रहे हैं कि कालाबाग डैम के हवाले से फिर एक दफ़ा बात हो रही है। कालाबाग डैम की बात करें तो केपी के चीफ मिनिस्टर और पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का बयान एक सेम पेज पे नजर आ रहा है। दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि जी कालाबाग डैम बनना चाहिए। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी कहती है जी हमें इख्तिलाफ है, हमारी लाश पर से गुजर के बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? क्या मतलब उधर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उधर के क्या लाश पर से गुजर के बनाएंगे या क्या करेंगे फिर? देखिए बात ये है, इस वक्त बड़ी मुश्किल घड़ी है और परेशानी का समा है, और हमें इस वक्त बैठ के ठीक है मतलब कालाबाग डैम हमें बहुत जिसपे बात हो रही है इस वक्त, सब कालाबाग डैम नहीं और भी तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव और जहाँ पानी को गया रोका जा सके। आप ये देखिए इस वक्त कितना पानी जो है हम जाया कर रहे हैं, पानी को समंदर में फेंक रहे हैं, और ये वही पानी है
जो पंजाब के अंदर जिस तबाही मचा रहा है, वो गरीब लोग जिस वक्त बेघर हो रहे हैं, वो गरीब लोग जिनके से जानवर माल मवेशी पानी में बह गए, वो गरीब लोग जिनके अपने प्यारे से पानी में बह गए, और कितना नुकसान हो गया इसमें फसलों का, जानवरों का, इंसानी जानों का ज़िया करते हुए। तो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा और उधर से आप केपीसी के वज़ीर आला की बात करी, मैं समझता भी पाकिस्तानी हमें सोचना चाहिए और हर वो मनसूबा जो पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली में और पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों में आसानी में लेके आता है, उसको करना चाहिए। और अगर ये आज कालाबाग डैम जैसे और बहुत सारे छोटे या बड़े डैम बने होते या रेजर्वायर बने होते, तो ये पानी जाया नहीं होता कम से कम। बिल्कुल। बिल्कुल। अब हमारा फिर एक अगेन मसला ये है ना, अब तो हमारा लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, क्योंकि देखे ना हमारी हुकूमतें कई कई सालों से बैठी हुई हैं, अपने अपने सूबे को टेक केयर कर रही हैं। मरीम नवाज साहबा का ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है कि उन्होंने कहा कि जी मुझे तो चूंकि 1 साल हुआ है आए हुए, और अब आगे ऐसे प्रोग्राम बनेंगे, अब ऐसे प्लान करूंगी कि अगली दफा जब सैलाब आए अगले साल उन्होंने कहा है ये लफ्ज उसमें स्टेटमेंट में, तो इस तरह से लोग इफेक्ट ना हो। बहुत अच्छी सोच है, सोच अच्छी है उनकी, लेकिन लोग फिर सवाल करते हैं अगला, क्योंकि देखिए सहाफियों का की शायद आम लोगों की कहते हैं कि पाकिस्तान में शॉर्ट मेमोरी हो, लेकिन सहाफियों की तो लॉन्ग शॉर्ट मेमोरी नहीं है, वो तो पूरे एक हिस्ट्री रखते हैं। जो छोटे सहाफी भी मेरे जैसे भी अगर हैं 10-10 15-15 साल से इंडस्ट्री के अंदर, तो उनको भी याद है कि 10-15 सालों में किस किस की हुकूमत आई और किस हुकूमत में क्या प्रोजेक्ट हुआ, वो फिंगर टिप्स पे गिनवा देते हैं, तो उनकी मेमोरी लॉस नहीं होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं होती। तो कीपिंग दैट इन व्यू उन्होंने अच्छी बात की आगे की, लेकिन माजी में भी देखें तो लोग ये कहते हैं कि उन्हीं के चचा और अब्बू जो हुकूमतों में रहे हैं पंजाब में, तो ऐसा क्यों नहीं कोई प्रोजेक्ट बनाया गया जिसको ये आगे नजर में रखकर इसको देखा जाता। एक चीज। दूसरी सवाल फिर वही होता है कि अब पीपल्स पार्टी यहाँ कहती है कि नहीं जी काला बैग डैम नहीं बनेगा। 2022 का सैलाब आया था सिंध बलूचिस्तान में, मैं खुद वहां पे खड़ी थी, मैंने वही इश्यूज देखे जो उस वक्त थे, आज भी जाके मैं देख रही हूँ वहां पे सिंध में वही मसला है। 17 साल से उनके पास भी हुकूमत है। लोग कहते हैं कि मेन दो पार्टीज ने, जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी, उसने पाकिस्तान के 78 साल टाइम पीरियड में हुक्मरानी की है और बहुत पावरफुल हुक्मरानी की है, तो उनको तो पता होना चाहिए कि कहाँ क्या लूप होल्स हैं और उस हिसाब से चीजें बन जानी चाहिए थी अब तक। देखिए बात सुनिए, जिस वक्त जो पंजाब के अंदर से पानी गुजर रहा है वो तारीख का बदतरीन सैलाब है। 14 से 15 लाख का क्यूसेक का रेला इस वक्त चेनाब, सतलुज, पदावी के अंदर से गुजरा है। ये 3 दरियाओं के अंदर पानी जो है वो है जो भारत ने छोड़ा। और ना सिर्फ ये, इसके अलावा जो नदी नालों में पानी आया, क्योंकि मेरा ताल्लुक नारोवाल से, नारोवाल के अंदर अगर 2.5 लाख क्यूसेक पानी सिर्फ भारत ने रावी के अंदर छोड़ा, तो उसके साथ साथ हमारे पास नाला बई था, नाला बसंतर था, नाला डेग था और लाइकवाइज सियालकोट के अंदर। तो अभी आपका जो सवाल है, तो ये शहबाज शरीफ साहब की अगर हुकूमत थी पंजाब में, तो आज अगर पंजाब इतनी बड़ी तबाही के बावजूद आज आपको पंजाब के अंदर आपको सारे काम करते हुए नजर आ रहे, जो एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन आज अगर उस नुकसान के अंदर कमी है और बहुत सारी चीजों को टाइमली मैनेज किया जा रहा, तो ये वही मंसूबे हैं जो मियां शहबाज शरीफ जब मुल्क के पंजाब की वजीर आला थे, जो इनिशिएटिव दिए गए, आज आपको हर तरफ रेस्क्यू 1122 नजर आता है। आपको इस वक्त हर टाइम हेल्थ की टीम में नजर आ रही है, आपको इरिगेशन की टीम में नजर आ रही है, मिनिस्टर आपको हर जगह नजर आ रही है, आपको गवर्नमेंट की सारी मशीनरी नजर आ रही है। तो पंजाब के अंदर इस वक्त अगर इतनी एक प्लान एक्टिविटी चल रही है जो ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स की है, या इस वक्त इस सैलाब की मुश्किल घड़ी में सब मिलकर उसको कर रहे हैं, तो मैं ये समझूं कि ये वही हमारे प्रीवियस काम किए हुए थे जो आज हमें बहुत बड़े नुकसान से बचा रहे हैं। तो इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब, अब ये देखिए कि आप देख रहे रोजाना, अगर सुबह उनका लाहौर है तो शाम उनकी सियालकोट है, दोपहर उनकी झंग है, अगले दिन सुबह फिर वो निकलती है तो नारोवाल आती है। तो हमारा इस वक्त फोकस जो है वो यही है कि हमने अपनी पंजाब की आवाम को इस मुश्किल घड़ी में किस तरह उनके साथ खड़ा होना है। इस वक्त जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हुकूमत पंजाब है, चाहे हुकूमत पाकिस्तान है, चाहे पाक अफवाज है, एलडी में है, पीडीएम में है, जितने भी हैं, रेंजर्स है, सब मिलके हमारा फोकस इस वक्त यही है। आपके सामने अभी अपने थोड़ी देर पहले करतारपुर साहब की बात की। करतारपुर साहब में जब 2.5 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ा गया और वो विद इन 15 to 20 मिनट्स करतारपुर साहब के अंदर 9 से 10 फुट पानी था, और 27 की दोपहर जब हम
100 बंदों को वहां से हमने यात्री को गृहस्थी साहबान को रेस्क्यू किया। तो आप यकीन कीजिए कि जब अगले दिन चीफ मिनिस्टर पंजाब तशरीफ लाई लाहौर इधर नारोवाल में और वो डायरेक्शन दे के गई कि मैं ये आप इस पानी को जल्दी निकालिए, तो विद इन 24 आवर्स वहां से पानी निकाल के गुरुद्वारा सबको अगले दिन इबादत के लिए खोलने की बातें हो रही थी। तो ये हुई एक कॉन्टीजेंसी प्लानिंग है, ये हमारी तैयारी है, प्रिपेयर्डनेस है, और फिर उसके साथ हम इस मुश्किल घड़ी में किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस वक्त बड़ा जरूरी है, और आपकी बात पे वजन है कि, और जो सीएम साहब अभी बात करें कि अगली दफा हमें इस तरह की मुश्किलात का सामना ना हो, तो बार बार जो मीटिंग हो रही है उन मीटिंग्स के अंदर एक ही बात हो रही है कि अगले साल 22% ज्यादा बारिशें होंगी, जो इस वक्त की जो फोरकास्ट किया जा रहा है या जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इसका मतलब है अगले साल हमें इससे ज्यादा तैयारी करनी होगी, और इसके लिए हमारी हुकूमत पंजाब की रेडी है, और हम अभी से हम देख रहे हैं कौन सी ऐसे स्टेप्स हमने लेने हैं। क्योंकि आपने सैलाब से पहले अगर आपने बरवक्त तैयारी की हुई है, प्रिपेयर्डनेस की हुई है, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हुए हैं, तो सर्टनली आप बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। आज अगर क्या हमने आइडेंटिफाई कर लिए जगह कहाँ डैम मजीद बनने चाहिए, रिजर्वॉयर कहाँ बनने चाहिए वाटर? क्योंकि हम इस बात पे तो नहीं चल सकते कि पहले हम कह रहे थे कि भारत कान खोलकर सुन लो, अगर पानी रोका तो ऐसी की तैसी, और अब हम कह रहे हैं भारत कान खोलकर सुन लो, अगर पानी छोड़ा तो ऐसी की तैसी। अब वो तो डैम मैनुअल के मुताबिक हम ये नहीं कह सकते कि भारत ने रोका। आप लोगों ने जब आप मीडिया के दोस्तों ने जब 22 अप्रैल के बाद और 6-7 मई को जो भारत ने किया, और जिस तरीके से मेरे पाकिस्तान के मीडिया के दोस्तों ने उसकी जर्नलिज्म की और जिस तरीके से रिपोर्टिंग की, मैं आप सबको सल्यूट करता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी आपने पॉजिटिव किस्म की उस तरह रिपोर्टिंग की, और आपने एग्रेशन की बात नहीं की। आप सब पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ के साथ थे कि हमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करनी चाहिए, हमें पीस की अमन की बात करनी चाहिए, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। लेकिन अभी भारत का मीडिया आप देखें ना, भारत का मीडिया अभी क्या कह रहा है। अभी 4 दिन पहले मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, वहां पे कुछ साहब खड़े बड़े लंबे लंबे राग लाप रहे थे, देख लो हमने भारत ने पाकिस्तान का पहले पानी रोका। अरे वो तो है ही, छोड़ो, फजूल बातें करते हैं, उनकी ना जर्नलिज्म है ना ठीक ना कुछ। लेकिन हम तो फैक्चुअल बात करेंगे ना, देखिए टेक्निकल बात करेंगे। डैम मैनुअल पे हमारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, एक मिनट सरदार साहब, डैम मैनुअल पे हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं ये भारत का नहीं है मसला, ये तो कोई भी मुल्क होता बराबर में, कोई भी एक्सरसाइज उसके डैम का एक लेवल है, वहां तक पानी भरेगा, उनको गेट खोलना है। वो पाकिस्तान भी करता है, ये डैम मैनुअल में, ये पूरी दुनिया में, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। मैडम नहीं, बात सुनिए, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। तो आज भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि अगर भारत इसको प्रॉपरली डैम मैनुअल को फॉलो करता और रादर के पानी रोकता और रोक के उसके बड़े बड़े रेले बना के भेजता कि पाकिस्तान के अंदर हम तबाही मचानी, उसकी बजाय डैम मैनुअल को फॉलो करता प्रॉपर, अगर उसकी मैनेजमेंट होती तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। और ये आज मैं नहीं अकेला कह रहा, आज भारत के अंदर से, इंडियन पंजाब के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं। अच्छा, ये आप ये कह रहे हैं तो ख्वाजा आसिफ साहब खुद कह रहे हैं ना कि भाई ऐसी कोई बात नहीं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं नाअहली नालायकी है हमारी ब्यूरोक्रेसी की, वो तो ये कहते हैं, वो तो आपके अपने मिनिस्टर हैं। देखिए बात सुनिए, अब खाजा साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट पे बात की है, वो तो नॉन स्टॉप यही बात कर रहे हैं। मेरी अर्ज सुन लीजिए। हाँ। अब मेरा मौक़िफ़, मुझसे मेरा मौक़िफ़ जाना चाहिए, वो खाजा साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल, मैं उनका मौक़िफ़ है, उनको हक है, तो मेरा मौक़िफ़ सुन लीजिए। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये अकेला नहीं कह रहा, मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स कह रहा हूँ। जिस वक्त भारत के अंदर से आप ट्वीट उठा के देखिए, इस भारत का कांग्रेस के जो बहुत बड़े लीडर हैं, जो रहनुमा है, उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर आज भारत जो है वो रात के पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर पानी भेजा, आज भी राजस्थान की 2 कैनाल खाली पड़ी है, इंदिरा कैनाल खाली पड़ी है, YSL खाली पड़ी है, उन 2 कैनाल को पानी जाता राजस्थान के अंदर, तो जो तबाही पाकिस्तान के अंदर बचती है ना बचती, जो तबाही आज इंडियन पंजाब के अंदर बची है ये ना बचती है। मैं नहीं कह रहा, आज इंडियन पंजाब का जो वो काश्तकार है, जो जमींदार है, जो फैक्ट्री है, आज वो बार बार कह रहा है, और वो बार बार एक बात कहने को मजबूर हो गया कि जब भारत ने पानी छोड़ा पाकिस्तान की तरफ तो उसे तबाही मचाई इंडियन पंजाब में। ठीक है, यानी कि भारत की आबी जारियत भी है इसमें मौजूद। जी ठीक है, मैं हमारी अपने भी कुछ चीजें होंगी, हमारे अपने भी कुछ कोताहियां होंगी, हमारे अंदर अपने भी कुछ हमें इश्यूज चैलेंज होंगे, बट आप भारत को बरियोजिमा नहीं कह सकते। ठीक है, हम भारत को बरियोजिमा नहीं कह सकते, भारत की आबी जारियत भी है। यहाँ पे एक ब्रेक भी लेना, यहीं से कंटिन्यू करती हूँ आपके साथ, और इख्तियार भाई भी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनूंगी, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले जी बात हुई थी, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि यकीनन हमारी भी नालायकी नाअहली कोताही सब हो सकती है, लेकिन साथ ही भारत की जो आबी जहरियत है उसको नहीं भूल सकते हम। कमिंग बैक टू मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब की तरफ भी आऊँगी। इख्तियार भाई, ये 2-3 चीज़ों पर डिस्कशन हमारी हो रही है। आपसे मेरा अगेन सवाल यही है कि यकीनी तौर पे आप तो भी मेंबर कौमी असेंबली नए बनकर आए पीपल्स पार्टी में, लेकिन ऑफ कोर्स लोग क्रिटिसाइज तो करते हैं। 17 साल से पीपल्स पार्टी के सूबे में हुकूमत है और आप भी जानते हैं आप बहुत वेल कनेक्टेड आदमी है, माशी तौर से भी सोशलाइज अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा करते हैं। हल क्या है हमारा अब, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? क्योंकि हम हर दफ़ा डे टू डे बेसिस पे सूबों को, शहर को नहीं चला सकते जी। कराची में बारिश हो गई, हम कहते हैं डे टू डे बेसिस पे चलाएंगे, 40 मिलियन से ज़्यादा जो है वो बारिश हम बेयर नहीं कर सकता हमारा सिस्टम। सिंध में सैलाब आ जाए 2022 में, मैं खुद वहाँ थी, चीफ के साथ थी, बाजवा साहब के साथ, आई वॉज देयर कंटिन्यूसली। हम देख रहे थे जो हालात थे वो ये भी हालात हैं। हम फिर कहते हैं कि नहीं जी अभी भी हम बस बैठे हुए और 16 लाख लोग मुतासर हो जाएंगे और हमने तो कुछ भी नहीं करना। तो ये हल नहीं है, डे टू डे बेसिस पे आप नहीं चला सकते इतने बड़े शहर को, इतने बड़े सूबे को। इसका हल क्या है? मुझे मौका दें तो मैं आपको जी इसका जवाब जी देता हूँ जी रिदा। जी जी पहली चीज तो ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि कालाबाग डैम मुल्क के लिए एक अच्छा मुतबादिल था, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल बन गया। 2 सूबों ने उस वक्त उस पर एतराज किया और ये एतराज शदीद था और उस पर कुछ समझौता नहीं हो सका। मुशर्रफ साहब के वक्त में दोबारा कालाबाग डैम का ये इशू उठाया गया था और ये जहन में था कि फौज की हुकूमत है, लिहाजा ये राह हमवार कराने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि उस वक्त के वजीर खजाना हफीज शेख साहब को, जिसको टास्क दिया था सिंध में सबसे मिलने का, वो आके मेरे पास बैठ के कह रहे थे कि नहीं, बड़ा शदीद रिएक्शन है और कोई सूरत नजर नहीं आती कि लोग राजी हो सकें। सियासी लीडर, जमातें सिंध की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और केपीके में भी यही सूरत हाल थी। लिहाजा उसका एक हल ये था कि छोटे और दरमियाने दर्जे के हम अगर वो बनाते डैम्स तो जल्दी भी बन जाते, उसमें लागत भी कम आती है और हम वाटर को किसी हद तक एज ए रिजर्वायर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी एग्रीकल्चर भी बढ़ती, जो ज़राअत हमारी नीचे और नीचे और नीचे जा रही है। इस बार भी 28% हमारी कॉटन की फसल कम पैदा हुई है, हमारी वीट की काश नहीं हुई है, पिछली बार पैसे नहीं मिले थे किसानों को, शुगर केन में भी मार पड़ी है। तो मेरा कहने का मकसद था कि हम क्यों कंट्रोवर्शियल यानी मुतनाज़ा प्रोजेक्ट्स पे जाने की बात करते हैं। प्रोजेक्ट बना के पानी को महफूज करना तो एक है आपकी जिम्मेदारी, लेकिन साथ साथ ये भी जिम्मेदारी है कि मुल्क की चारों इकाइयों को साथ लेके चलना है आपने। वहां पे कोई ऐसी सूरत हाल ना हो जाए कि अल्लाह ना करे मुल्क में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना बढ़ जाए। तो उस वक्त एक ही हल था और हमने भी उसकी हमायत की और वो ये था कि छोटे दरमियाने बनाए जाएं। बादशाह डैम बैरा जो बन रहा है उसमें आपने देखा कि तमाम को कंसेंसस था, तमाम सूबों को उसमें रजामंदी थी और इसी तरह से दूसरे 2-3 डैम जो बन रहे हैं। लेकिन दुनिया का पैटर्न देखें आप, बड़े डैम बनने में 10 साल लगते हैं, अरबों डॉलर इस्तेमाल होते हैं और उसके एस्केलेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जमीन ज्यादा उसको एक्वायर करनी पड़ती है। लेकिन इसके बदले में अगर छोटे डैम्स आप लेते हैं तो इन तमाम चीजों से बहुत हद तक आप बच जाते हैं। तो मेरा तो अब भी यही है कि मुतनाज़ा मंसूबों के बजाय गैर मुतनाज़ा मंसूबों पे जाएं, छोटे और दरमियाने दर्जे के डैम्स बनाएं, पानी को रिजर्वायर के तौर पे यूज करें, एग्रीकल्चर को खुदारा संभालें, क्योंकि एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान एक ज़रूरी सनती मुल्क के तौर पे बाबा कौम ने हमें दिया था, इसका ख्वाब ही यही था। अब ज़राअत कहाँ गई? आज हम कॉटन जो हम 13 मिलियन और 14 मिलियन बेल पैदा करते थे, 5.5 मिलियन बेल पे आ गया, बोलते हुए भी शर्म आती है। वो तो आज की आपने रिपोर्ट देखी होगी ना कि रवा माली साल के पहले 2 माह में तिजारती खजाना ही देख ले $6 अरब से तजावुज कर गया है।
तो और क्या बात करें। ये तो हमें वही चीजें जो सब इस पे इत्तेफाक है कि ज़राअत का शोबा हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, मुलाजमतें भी वही फराम करता है और ज़राअत मुल्क में फूड सिक्योरिटी पैदा करती है। आज मैं एक कमेटी की मीटिंग थी जो मैं चेयर कर रहा था, वो शुगर स्कैंडल और शुगर प्राइस क्राइसिस पे थी कि जैसे मैनिपुलेट किया है, पहले एक्सपोर्ट कर दिया, फिर कहा कि शॉर्टेज पड़ गई है इंपोर्ट करो, फिर जब इंपोर्ट किया तो कहते हैं इसकी कीमत ज्यादा है और ये मुल्क में नहीं खरीदी जाएगी, लिहाजा टैरिफ माफ कराया। और इस तरह से ये सब चीजें में हमने निकाला। 79 मिल्स हैं शुगर वाले, उसमें सब बड़े बड़े लोग जो हैं 12 सरसूख वाले, वो उनके नाम है। तो कहने का मेरा मकसद यही है कि हमें खुदारा सियासत हम नहीं चमकाए डेमो के ऊपर। अच्छा, हम मेरे अभी भी सवाल का डेमो की जवाब नहीं सियासत दिया करते हैं। आपने। 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी तो कुछ कर लेती, अपने पास ही कोई डैम बना लेती। देखिए डैम तो वफाकी हुकूमत बनाती है और सूबे में ये देखें, ये तो बहस अब नहीं छिड़ रही है ना कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास अपने ज्यादा इख्तियारात और वसाइल है, की पैसा बात है। नहीं है। ये डैम के लिए जो रिजर्वॉयर फंड्स बना पैसे दिए लेती, जाते डैम हैं छोड़े रिजर्वॉयर उसके, बना लेती कोई। मेरी बात तो सुन लें, डैम्स के लिए जो कर्जे लिए जाते हैं फंड्स वगैरह के लिए आलमी मालियाती इदारों, उससे सिर्फ आपका जो मरकज है वफाक है वो गारंटी करता है, वो पेपर साइन करता है, वो ये वफाक का तो सब्जेक्ट है राइट और ये बैंक वफाक मजबूत कर बना रहा है। लेती, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही काम कर लेती, कुछ भी नहीं हो रहा ना। देखिए अभी ये टॉपिक से हम हटके आप कहेंगे तो उसमें फिर मैं तफसील पे जा सकता हूँ, लेकिन हमें इस वक्त इस जो सियासत नहीं करनी। कराची कोई इस नहीं बचा सके बारिशों से। इख्तियार भाई, आप तो खुद कराची से हैं, आपको नहीं रोना आया जो कराची में हुआ। नहीं नहीं बिल्कुल, देखें कराची के साथ जुल्म हुआ है, कराची तो फिर के साथ 17 साल हो ओनरशिप गए पीपल्स किसी ने पार्टी नहीं को। ली है, मैं खुद मानता हूं, लेकिन अब जो है इस पे काम का बहुत प्रेशर बढ़ा है हुकूमत पे और काम अब करवाया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबों में उन्होंने काम करा है, मेडिकल में उन्होंने अच्छी कारकर्दगी की है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा जहाँ बारिश पड़ती है वहां पे वो उसकी पोल खुल जाती है और पानी जो है वो नहीं, अभी आप उबलने कसरत लगता है। नफसी से काम ले रहे हैं कराची के हवाले से, तो आपको दिल से बात करनी चाहिए कि आप भी कराची वाले मेरी तरह, और हम जी हाँ, देख मैं रहे हैं। बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ कि इस शहर की ओनरशिप बदनसीबी है, किसी ने नहीं ली और ये शहर गनी परवर हाथ फैला के सबका वेलकम कहता रहा और यहीं फिर वो लोग आबाद हो गए और यहीं पे शादियां करके रहने लगे और आबादी में कई गुना इजाफा हुआ, ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो इंफ्रास्ट्रक्चर सका। डेवलप नहीं हुआ, अग्री करते हैं पीपल्स पार्टी के एमएनए जी। शफकत ऐवान साहब, क्या होना चाहिए अब, क्या होगा, कैसे बचाएंगे? डैम नहीं बनेगा, रिजर्वॉयर नहीं बनेंगे, वफाक सूबों पे डाल दे, सूबे वफाक पे डाल दे, यही करते रहेंगे क्या हम लोग? जी। चलें, शुक्रिया, आपको याद आ गया कि मैं भी आपके साथ प्रोग्राम में हूँ। लेकिन एक बात बड़ी खुली सी है, जी। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो सबको इकट्ठा होना होगा। रिजर्वायर बनेंगे, डैम बनेंगे तो पाकिस्तान बचेगा, नहीं तो कभी हम सैलाबों से मार खा रहे होंगे और कभी खुशहाली से। अभी सैलाब से निपटेंगे तो फिर खुशहाली आ जाएगी और खुशहाली अभी दरमियान में होगी तो फिर सैलाब आ जाएगा। खुदारा ये अपना अपना छोड़ें, पाकिस्तान की सोचें। ये कालाबाग डैम पे भी खामखा की सियासत हुई है, वो बन गया होता तो बहुत सारे मसाइल हल हो गए होते और आज पाकिस्तान ना पानी की कमी का शिकार होता और ना सैलाब की तबाहकारियों का शिकार होता। लेकिन बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो गए, वो सियासत की नजर हो गया और वो नहीं बनने दिया गया। आज भी सबको बैठना होगा और पाकिस्तान का सोचना होगा। अगर इस वक्त हम ये नहीं सोचते कि आने वाले साल के लिए हमने क्या प्लानिंग करनी है, हमारे पास लंबा टाइम नहीं है, हमारे पास सालों नहीं है, हमारे पास महीने हैं, हमारे पास दिन है। हमने इन दिनों में और इन महीनों में अगले साल आने वाले सैलाब से पाकिस्तान को बचाना है और उसके बचाने के लिए हमें फौरी तौर पर रिजर्वायर बनाने होंगे और वो छोटे डैम की सूरत में ही आप बन सकेंगे, वो रिजर्वायर की सूरत में बन सकेंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे
तो फिर आप पाकिस्तानियों को एक खुद ही तबाही के सामने बेयारो मददगार छोड़ देंगे, और फिर आपके पास अगले साल इतने वसाइल भी नहीं होंगे कि आप उनको रिहेबिलिटेट कर सकें। और आज भी जो कुछ हो रहा है लोगों के साथ वो नाकाबिले बयान है, और लोग इंतहाई मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान का सोचें और अपनी अपनी 1.5 इंच की जो मस्जिद है उससे बाहर निकलें, और बहुत बड़ा पाकिस्तान है उसका सोचें। इसलिए डैम बनाएं, छोटे डैम बनाएं, रिजर्वायर बनाएं, लेकिन पाकिस्तान को बचाएं। इसके लिए सब मिलके बैठें। सियासत भी होती रहेगी, बाकी मामलात भी होते रहेंगे, लेकिन ये जो कुदरती आफात आती हैं इनसे बचने के लिए आज तक 78 सालों में अगर इस पे उस तरह वर्किंग नहीं हुई, और अगर हमने आज भी ना की, तो आने वाला पाकिस्तान बहुत भयानक हो। आने वाला वक्त जी। रमेश सिंह अरोड़ा साहब, रमेश सिंह साहब आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, मुझे आवाज आ रही है। रमेश साहब, अब चूंकि मरियम बाजी के उस बयान पे वापस जाऊंगी जो उन्होंने कहा कि अगले साल के लिए, उस तनाजुर में क्या इकदाम होंगे वेरी क्विकली? जी देखिए जी, अभी तो हम बैठ रहे हैं, अभी तो फ्लड है, इस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन है, हम सब लोग फील्ड के अंदर हैं। अपने पंजाब की आवाम को हम रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं, और साथ साथ जहाँ से हमें रिकमेंडेशन आ रही हैं उन रिकमेंडेशन को हम नोट कर रहे हैं। जैसे खुदा खैर करिए फ्लड कंप्लीट होता है उसके बाद हमारी पंजाब की, आपने देखा हम फोकस्ड हैं इस वक्त पंजाब की आवाम को डिलीवर करने पे। और पिछले 1.5 साल में जिस तरीके से इम्प्रूव गवर्नेंस की बात की है, लोगों को सर्विस देने की बात की है, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की बात की है, तो कुछ चीजें हम जहाँ जहाँ पे मीटिंग में सीएम साहब जा रही हैं, कुछ चीजें हमारे इमीडिएट जो है और मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हमें चीजें नजर आ रही हैं। तो सर्टनली हम जब इससे फारिग होते हैं रेस्क्यू रिलीफ से, तो फिर हम बैठ के इसका पूरा प्लान बनाएंगे कि अगले साल हमने किस किस्म की प्लानिंग करनी है और कौन से हमारे लेसन लर्न है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब फ्लड आता है तो खुदा न खास्ता हम उस नुकसान से बच सके। मैं दोबारा फिर कहूंगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था अगर हम इस दफा प्रॉपरली प्रिपेयर ना होते। हमने फ्लड से पहले प्रिपेयरनेस की हुई थी, हमें अंदाजा था कि जिस तरह भारत भी पानी छोड़ सकता है और हमने इसको किसी किसी करना है। और ये मैं दोबारा कहूँ, ये तारीख का बदतरीन सैलाब है। 58 का सैलाब, 88 का सैलाब, 92 का सैलाब, 2010 का सैलाब, के सैलाब, 2022 का सैलाब, उन सब सैलाबों को एक तरफ कर दे तो ये सैलाब तारीख का बदतरीन सैलाब है, जहाँ पे 3 दरियाओं के अंदर 14 लाख से 15 लाख क्यूसेक पानी जो है वो दरियाओं के अंदर से गुजरा पंजाब से। उसके बावजूद चीजों को जिस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। साहब, इन मीटिंग्स में एक चीज और सिर्फ क्विकली एक जवाब दीजिएगा, ये जो तजावुजात वाले लोग हैं, जो इलीगल, जो इख्तियार बेग भाई ने भी हाईलाइट किया था, जो रुडा का मामला है, जो पार्क व्यू का मसला चल रहा है अलीम खान साहब की सोसाइटी का, इन सारे लोगों को भी कटहरे में लाया जाएगा? क्या सीएम साहब इन लोगों के खिलाफ भी करेंगे? मैं पिछले जब से सैलाब आया, मैं मीडिया पे बार बार एक बात कर रहा हूँ, पंजाब के अंदर इस वक्त मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत है। पिछले 1 साल में जो हमने ग्रैंड ऑपरेशन नाजायज तजावजात के खिलाफ किया, उस नाजायज तजावजात में बहुत सारे हमारे वो लोग शामिल हैं जो हमारी जमात के हैं, बहुत सारे हमारे सियासी वज़रा, MPA साहबान और हमारी जमात के लोग थे, जिनको बिल्कुल बिला उसके कि ये कौन है कौन नहीं है, सबके साथ हमने रूठस होकर ऑपरेशन किया। तो सीएम पंजाब का फोकस इस वक्त पंजाब की आवाम की तरक्की, खुशहाली और उनकी जिंदगियों में आसानियां लेके आना है। तो बैठ के जब प्लानिंग होती है तो उसमें सामने कोई भी है, मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लेता, तो बिल्कुल बिला तमीज उस पर एक्शन होगा, क्योंकि हमारा चले विल बी वेटिंग फॉर दैट एक्शन। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया रमेश सिंह अरोड़ा साहब आपका, शफकत अमान साहब आपका, मिर्जा अख्तर बेग साहब आपका। बिला तफरीक बिला तातुल सीएम वजीर आजम पंजाब मरियम नवाज साहबा का ये कहना है, अकॉर्डिंग टू रमेश सिंह अरोड़ा साहब, कि सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो उनके अपनी जमात के लोग हों, इन तजावुजात में शामिल, इन कटिंग में शामिल, इलीगल जो भी तजावुजात हैं, जो भी सारा मामला है उसके खिलाफ। इसी के साथ ही अपनी मेजबान से दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।